प्रदेश में निकाय चुनाव, 196 निकायों पर बन रही रणनीति। नवंबर-दिसंबर में 49 निकायों में होगी वोटिंग। पार्टियों में तैयारी, बैठकों का दौर। बुधवार को भाजपा की अहम बैठक। हालांकि कांग्रेस में अभी नहीं हुई है बड़ी बैठक। राजस्थान प्रदेश में अब निकाय चुनावों को लेकर पार्टियां चुनावी मुहिम में जुट गई हैं। हालांकि फिलहाल 49 निकायों में चुनाव होगा, तो वहीं इसके बाद बचे हुए निकायों पर 6 महीने बाद वोटिंग होगी। भाजपा जहां निकाय चुनावों को लेकर तैयारी में जोर शोर से जुटी है, लेकिन कांग्रेस अभी आपसी मनमुटाव में ही फंसी दिख रही है, जिसका साफ संकेत डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान से नजर आता है। 1 अक्टूबर को अधिवेशन हुआ था जयपुर के अंदर, जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चाहेंगे, उसी के आधार पर सरकार काम करेगी। तो मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट चुनाव कराने के बाद बिना पार्षद बने मेयर बनने का जो प्रावधान है, ये कोई कार्यकर्ताओं की डिमांड शायद नहीं होगी। सरकार ने जो किया है, इस पुनर्विचार करना चाहिए। निकाय चुनावी रण में मुद्दे, आर्थिक आधार पर आरक्षण और किसान ऋण माफी बनेंगे मुद्दे। भाजपा और कांग्रेस दोनों का होगा वार। हालांकि भाजपा राष्ट्रवाद का खेलेगी काट। चुनावी मुहिम में कांग्रेस रणनीतिक तैयारी में भले ही पीछे हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आरक्षण से कई राइडर हटाकर अब इसको भी चुनावी मुद्दा बनाने की ठान ली है। तो वहीं किसान ऋण माफी भी बड़ा मुद्दा इन चुनावों में होगा, जिसे भाजपा कांग्रेस सरकार की विफलता बताएगी। तो कांग्रेस किसानों के बीच इस मुद्दे को सफलता के साथ भुनाने में जुटेगी। भाजपा निकाय चुनावी रणनीति बनाने को लेकर बुधवार को बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। निकाय चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है। निकाय चुनाव को अपनी हार के भय से सर्कस बना के छोड़ दिया और जनता इतनी कंफ्यूज है कि अभी पता नहीं लग पा रहा कि किस तरीके से ये चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। अभी ऐसी मंशा लग रही है कि यहाँ प्रशासक बैठाएंगे, लूट का खेल फिर शुरू होगा और ये तिकड़म करने की कोशिश करेंगे कि अपना फिगर निकाय में कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इस निकाय की हार से ही अंदेशा है कि कहीं उनकी कुर्सी नहीं चली जाए। हालांकि अभी निकाय चुनावों की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन उपचुनावों के नतीजे भी काफी कुछ इस दिशा में तय करेंगे कि निकाय चुनाव किस दिशा में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में आने वाले दिनों में निकाय चुनावों का रंग सामने आएगा और इसको लेकर के तैयारी में सब जुट चुके हैं। लेकिन आज हम यही दिखाएंगे कि आखिर किसकी कितनी तैयारी है, कौन मार सकता है बाजी। तैयारी के लिहाज से बात करें तो एक तरफ भाजपा की एक बड़ी बैठक अविनाश राय खन्ना जिसके लिए जयपुर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस 20 सितंबर को इसको लेकर के एक बैठक कर चुकी है। बीएसपी अब तक इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती रही है, लेकिन इस बार क्या होगा इसका अभी इंतजार है। सुना है कि 11 नवंबर को एक बैठक होगी पार्टी की, उसमें तय होगा कि निकाय चुनाव लड़ने भी हैं कि नहीं लड़ने हैं। बात कम्युनिस्ट पार्टी की कर ली जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी जहां उनका आधार है केवल वहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच तय है। साथ ही इंडिपेंडेंट जो अपनी ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा चस्का है कि कहा तो ये जाता है कि कार्यकर्ता है, लास्ट वक्त तक हम मना लेंगे उनको, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ भी लेता है, लेकिन फिर पार्टियां गले लगा लेती हैं। तो इस बार ये तो तय मान के चलिए कि बगावत हो भी सकती है।
मेरे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जयपुर की पूर्व महापौर और भाजपा नेत्री शील दबाई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, समीक्षक उपेंद्र राज पुरोहित जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और सुशील शर्मा जी पार्षद जयपुर नगर निगम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं शील जी आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि हमेशा जो मेयर के इलेक्शन होते रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, यहां कुछ इस बार अलग बदलाव देखा जा सकता है क्योंकि सरकार ने काफी कुछ चीजों में तब्दीली की है। देखिए, जिस तरह से सरकार का पिछले दिनों जो एटीट्यूड रहा है, कभी ये लेके आ रहे हैं, कभी ये संशोधन कर रहे हैं, कभी ये बिल लेके आ रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, हुआ हो की स्थिति के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगभग साल भर पहले से ही इन निकाय चुनावों की तैयारियों में लग गई। हमारे जो है पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो चुके, हमारे वहां के प्रभारी भी नियुक्त हो चुके, हमारे वार्ड वाइज, मंडल वाइज और इवन बूथ वाइज भी हमारे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है। और कहना चाहिए कि बिल्कुल जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, पर्टिकुलर इस क्षेत्र का, उसमें भी जो स्पेशल वार्ड है उसके क्या मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों की बहुत गहनता से जांच करके हमारे कार्यकर्ता इससे पहले भी एक साल पहले से तैयारियों में मौजूदा पार्षद है वो अपनी समस्याओं को हल करने में लग चुके, ताकि जो नेक्स्ट चुनाव हो उसमें जो नया पार्षद आए उसको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं हो। मतलब इतनी जो गहन तैयारी है उसके दम पर मैं कह सकती हूँ। और इसके अलावा जो हमारे राज्य के जिस तरह से गहलोत सरकार जो आई है, जिस तरह से आम लोगों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चारों तरफ कहीं छिन्न भिन्न होती नजर आ रही है। नहीं, ये तो चले आप लोगों के एजेंडे हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या कुछ डिफरेंट होगा आपकी बार, क्योंकि तैयारी काफी है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं। ये तो मानिए कि चलिए एक हाइब्रिड सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में बस ये है कि कोई भी मेयर का चुनाव लड़ सकता है, उसके अलावा तो बाकी चीजें तो सारी वही है। ताकत, ये लोग कह रहे हैं कि पार्षदों का महत्व खत्म हो, पार्षद वो है जो उनको बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि अविश्वास एक टाइम पीरियड तो होगा। तो कुछ अंतर महसूस कर सकते हैं हम अब की बात? नहीं, मुझे तो कोई विशेष अंतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी इलेक्ट तो चाहे इस हाथ से हो चाहे इस हाथ से हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, मेयर का इलेक्शन तो होगा। और जो सारो दारमदार है मेयर के ऊपर रहेगा, वो किस तरह से पार्षद दोनों दलों के जब वहां पर होंगे किस तरह से कंट्रोल रखेगा। और जनता इस बात पे स्पेशल ध्यान रखेगी, क्योंकि जनता का अच्छा या बुरा जो भी अनुभव रहा होगा उसी के आधार पर अपने वार्ड से पार्षद चुनकर वो वहां पर भेजेगी। और पूरी उम्मीदों के साथ और पूरे विश्वास के साथ कि जिसको हम प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं वो हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और मैं समझती हूँ कि उसी के अनुरूप जो परिणाम आएंगे, और परिणाम भी मैं तो सोचती हूँ कि पूरे मैं तो 100% श्योर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम जितने भी बोर्ड है उनमें भारतीय जनता पार्टी ही काबिज होगी। जी, आधार क्या रहेगा? कहा तो यह जाता है कि जहां सत्ता पक्ष जो दल होता है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में झुकाव पब्लिक का वहां रहता है ज्यादा। वजह साफ है कि लोगों का एक तर्क होता है कि काम करवाना है, काम कराना है तो आपको सत्ता के साथ चलना है। एक इस तरह का एक मिथक हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे सुनते हैं। लेकिन जो सत्ता से लोगों को उम्मीद है, जो उन्होंने स्टेट में करके दिखाया है, वही ये वो सोच रही जनता के मन में ये है कि अगर हम सत्ता के साथ चले गए तो परिणाम जो स्टेट के साथ हो रहा है, स्टेट की जनता भुगत रही है, वही शहर की जनता भी भुगतेगी। तो जो अगर मेयर जो है, सभापति जो है, जो बीजेपी के बनता है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और जो सारा काम धाम जो शहर का करना है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कहना चाहिए मिनी गवर्नमेंट जिस कहते हैं उसको, सारा उसी के ऊपर दारोमदार है। और उसी पर विश्वास करके कि हमारे शहर का ये विकास करेंगे, हमारे शहर को किस तरह पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं और किस तरह से पार्षद जो है वहां पर लड़ाई झगड़े ना करके वो सारे इन व्यक्तिगत हितों को छोड़ के ईमानदार लोग को चुन के भेजेंगे, ताकि कम से कम चाहे छोटा शहर हो चाहे जयपुर नगर निगम जैसा बड़ा शहर हो, उसमें जनता के काम हो, जनता की सुनवाई हो। और बिल्कुल लोकतंत्र में यह बड़ी घड़ी होती है कि आपके हाथ में वो ताकत होती है कि आप चुनाव कर सकते हैं और किसको अवसर दे सकते हैं। आप का वोट बहुत बड़ी कीमत है लोकतंत्र में, और अगर उस कीमत को आप पहचानते हैं तो निश्चित रूप से जैसे शील जी कह रहे हैं कि अच्छे लोग आने चाहिए जो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी हो, काम कर सके, होना यही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर के भेज रहे हैं वो आपकी आवाज भी ना बन सके,
तो किसी भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर भगवान का नाम लेने जाते हैं तो मंदिर में उस वक्त पूजा पाठ करते हैं, अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, तो यह भी वही जगह है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वो महापंचायत कह सकते हैं उसे, जहां पे आपके जनप्रतिनिधि बैठेंगे। वो चाहे पालिका हो सकती है, वो निगम हो सकता है, या फिर परिषद हो सकता है। कायदा होता है कि आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज बनकर के वहां खड़ा रहे। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हम कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र भी, वो चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, हर बात को कहने की आजादी आपकी, आपको दब्बू नहीं रहना है। आपकी जवाबदेही उस जनप्रतिनिधि के नाते उस जनता के प्रति है जिसने आपको चुना है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में वक्त आने वाला जो है, आप ऐसे उचित जो कैंडिडेट्स हैं आप उनका जरूर चुनाव करेंगे। चलिए शिव जी, मैं एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़ी बैठक आप लोग कर रहे हैं, बैठक के अपने कुछ मायने भी हैं, उस बैठक में कुछ निर्णय भी होने हैं, तो किस तरह से देखा जाए इस तैयारी को? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें सारे प्रदेश के 25 की 25 सांसदों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष हैं और सारे जो इम्पोर्टेंट जिनका रोल होने वाला है उनको बुलाया गया है। उसमें ये तय किया जाएगा कि क्योंकि सिर्फ 3 जो नगर निगम है उनके चुनाव नहीं हो रहे, वो 6 महीने बाद है, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी चुनाव होने निकायों के वो चुनाव होने, तो वो पूरा बहुत डिटेल उस पर चर्चा होगी कि वहां पर कैसे पार्षदों का चुनाव होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सभापति या चेयरपर्सन बनेगा, इन सब बातों को, और क्या गाइडलाइन रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, इन सब बातों पे, और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि पार्षद पार्लियामेंट जो है, सांसद है, उनकी क्या रोल होगा, जो वहां के स्थानीय विधायक है उनका क्या रोल होगा, जो वहां के जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष, सबकी मतलब एक कहना चाहिए कि जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि मतलब ये फलानी जो जगह है जहां आपको नियुक्त किया गया है, वहां से आप किस तरह से मैनेजमेंट वहां का करते हैं, चुनाव को किस तरह से लड़ाते हैं, वहां किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो, टिकट बंटवारे में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, किसी कार्यकर्ताओं के आपस में नाराजगी ना हो, और प्रेम से सद्भावनापूर्ण शांतिपूर्वक वहां पर चुनाव हो। और जितने भी पार्टी के हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी देखी जाएगी कि कौन जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो जिन पर पहले कोई भ्रष्टाचार के या कोई आरोप लगे हैं या उनकी जो लॉयल्टी पे अगर कोई शक है, उन सब बातों को बहुत गहनता से देखा जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी अभी कुछ ऐसा हुआ तो कुछ अनुभव कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे थे, तो इन सब बातों को ध्यान के बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही बारीक छलनी के थ्रू छन के स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, ताकि जनता जो विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, जो आज पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई, मैं राजस्थान की बात नहीं करूं, पूरे देश की जनता की उम्मीदें लगी है, और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा बिल्कुल हटके होगा, और उससे अपेक्षाकृत जनता को ज्यादा अपेक्षाएं हैं, और उन लोग किस तरह खरा उतरे होगा। तो पार्टी का कार्यकर्ता है ना, अलग हटके किस तरह से होगा, तो यहीं से होगा। अब की बार ऐसे तो नहीं है कुछ अलग तैयारियां पहले से चल रही हैं 5 साल पहले से कि चलिए अगली बार के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी कहा ना, बिल्कुल पारदर्शिता। चलिए मैं शील जी आपके पास में लौटूंगा, आपकी मुस्कुराहट इसी तरह से कायम रहनी चाहिए। आपके लिए बड़ा एक लक्की टाइम कहूंगा मैं इसे। अब की बार जो 2 मेयर की सीटें काफी आपके समीकरणों के अनुकूल है। मैं अनिल जी के पास में जाना चाहूंगा। अनिल जी, हाइब्रिड सिस्टम को लेकर के क्योंकि चुनावी तैयारियां 100 तरफा चल रही हैं, बीजेपी की बैठक कांग्रेस ऑलरेडी कर चुकी है, तो इसे तैयारी का एक बड़ा वो कह सकते हैं, और इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुके हैं, और जो मुझे लगता है कि शांति धारीवाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, इस मुलाकात के भी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, यानी कि अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, दीपावली के बाद या दीपावली के आसपास। तो तैयारी निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को ज्यादा करनी है, उनकी अपनी तैयारी है, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम को लेकर के किसी तरह की कुछ गलतफहमी या कोई चर्चा किसी तरह की है कुछ? देखिए, बिल्कुल बीजेपी जरूर हमलावर है कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि मेयर के चुनाव को, खासतौर से जो प्रमुखों का चुनाव रहा, पहले कांग्रेस ने बदलाव किया कि पार्षद नहीं सीधे जनता चुनेगी, दुहाई भी दी गई, तथ्य भी रखे गए कि सीधा जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए। पार्षद अगर चुनते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन बढ़ता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, लेकिन एक बार फिर से उसी मोड में कांग्रेस आई। हालांकि बैकफुट पर आने के बाद में ये जरूर नया उसमें है कि अब मेयर कोई भी बन सकता है, पार्षद नहीं है तो दूसरा कोई बंदा आ जाएगा, लेकिन इससे लगता नहीं कि ना कि भ्रष्टाचार रुकेगा। पार्टी की तैयारी अपने स्तर पर जरूर है, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है हाइब्रिड सिस्टम, अब हाइब्रिड सिस्टम से
क्या चालनी से छनकर इस तरह से आएगा कि लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। चुनौती भी है कांग्रेस के सामने। और दोनों चुनाव की अगर बात कर ली जाए, निकाय चुनाव का अगर एक नतीजा यहाँ पर देखा जाए तो दो उपचुनाव जो है उनके नतीजे ये तय कर देंगे कि निकाय चुनाव की दिशा किस मोड़ में जाने वाली है। हालांकि अगर तस्वीर देखी जाए तो कुछ सरकार के पक्ष में माहौल जरूर लगता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं उपचुनाव के नतीजे भी होते हैं। हालांकि पिछली सरकार में जो 4 उपचुनाव हुए तो उसमें ऐसा नतीजा नहीं रहा, 3 कांग्रेस के पक्ष में गए थे। लेकिन एक जो तस्वीर होती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सरकार होती है उसके पक्ष में होती है। और ये 2 उपचुनाव के नतीजे आएंगे खिमसर और मंडावा के, ये तय कर देंगे कि निकाय चुनाव की किस तरह की दिशा यहाँ पर रहने वाली है, जनता का रुख यहाँ पर क्या है। सुशील शर्मा साहब हैं हमारे साथ इस वक्त, जयपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद हैं, 3 बार इन्होंने अपनी पारी अपने हक में की है। यहां एक बात निकल करके आ रही है सुशील जी, कितने समय तक अनिल जैसे कह रहे हैं कि खीवसर और मंडावा की जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो भी काफी कुछ प्रभावित करेगा आने वाले निकाय चुनाव को। निश्चित रूप से ये तो होता ही है कि उपचुनाव का असर चुनाव पर गिरता है। और जैसा इन्होंने बताया कि सत्ता में रहे वही जीत के आता है, ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार सत्ता में बीजेपी थी और कांग्रेस जीत के आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता का निर्णय होता है, जनता जो निर्णय करेगी, ये बात तय है कि ये निर्णय असर जरूर डालेंगे। नहीं, स्थानीय निकाय की अगर हम बात कर लेते हैं तो सत्ता पक्ष के प्रति आम जनता का कितना रुझान रहता है? कुछ ये सोच होती है कि जिसकी सत्ता है उसी को वोट डालिए ताकि काम होंगे, या फिर उसे खारिज कर दिया जाता है? नहीं, जनता का ये रहता है कि जिसकी सरकार हो उसको वोट दे। लेकिन क्या हो कि अब की बार मामला दूसरा है, ये राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं हर चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल स्टेटमेंट देखा पूनिया जी का, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद इसमें भी हावी रहेगा, गली मोहल्ले के चुनाव में। तो आखिर राष्ट्रवाद को कहां तक लिया है? नहीं, वो तो गली तक पहुंचाएंगे जब भी तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। हाँ, वो नहीं, एकदम जड़ तक पहुंचा दो जी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं एकदम राष्ट्रवाद एकदम पैदा होते ही लग जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम लोग जो कुछ समस्याएं हैं उनसे तो जोड़े। खाली आप पाकिस्तान की, सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा की ये सारी बातें यदि इसमें भी करते रहोगे तो फिर लोकल बात कब होगी? गली मोहल्ले की, सीवर लाइन की, सफाई की, रोड लाइट की, सड़कों की, ये बातें फिर कहां होगी? फिर कहीं नहीं होगी। फिर जमीन से आसमान तक फिर वो ही रहेगा राष्ट्रवादी। चले, एक चर्चा है अभी, बीजेपी इसे खारिज कर रही है कि बौखलाहट में है कांग्रेस भी और सरकार भी कि हम करें क्या करें। पहले जब कहा कि पार्षदों के जरिए चुनाव होगा तो कांग्रेस ने उसे डायरेक्ट कर दिया, फिर डायरेक्ट में कहीं लगा तो फिर वापस पार्षद, फिर ये आ गया कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि धारीवाल जी कहते हैं मैंने तो 31 जनवरी को जब विधानसभा में पेश किया था तभी क्लियर था उसमें कोई भी व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ सकता है। इसमें क्या नया है? पता नहीं, उस वक्त तो ये बात बताई नहीं थी, तो अभी पता चली। उस वक्त बता देते कि भाई कोई भी लड़ सकता है, यदि था तो। ये कई बातें क्या लखो के रखते हैं पर्दे के अंदर। अब पर्दे के अंदर जब बातें वो एक्चुअल कितने दिन पर्दों में रखते हैं? लेकिन देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जब आपका विधानसभा की प्रॉपर्टी होती है तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी उसको पूरा पढ़ना चाहिए। जिसको पढ़ते नहीं है उसी को आप पारित करा रहे हो, ये बड़ी कमजोरी है हमारे। विधानसभा वालों को पूछे, हम तो छोटे जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, आप लोगों की अभी पत्रावलियां नहीं पढ़ी जाती हैं कि पास नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। हमारे यहाँ भी नहीं, हमारे यहाँ तो हाथ उठा के पास होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस तरह के लोग आ रहे हैं चुनकर, अब तो 250 आएंगे, पहले हम 90 थे, तो वो कहाँ पढ़ते हैं? उनको तो अपने से मतलब रहता है कि मेरी गली की सड़क बन जाए, नाली बन जाए, लाइट लग जाए। उनकी छोटी डिमांड होती है, तो नहीं कागजों के चक्कर में पड़ते। कोई होते हैं 5-10 पार्षद पढ़े लिखे, शील दाई भाई जैसे जो करते हैं, इस बात का मंथन करते हैं। बाकी हमारे जैसे लोग जो आते हैं चुनकर, जो लोग जनता से जुड़े हुए होते हैं, वो अपना काम करा लें, उससे मतलब कहाँ पत्रावली के चक्कर में पड़ते हैं। बाकी होना चाहिए, पत्रावली को पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जो एजेंडा आपके पास आया उस पर तैयारी भी करनी चाहिए, ये जरूरी है। तैयारी करके ही जाना चाहिए सदन के अंदर, और सदन में क्या हो रहा है उसकी भी पूरी तैयारी। जब बाहर आकर आप ब्रीफिंग करो तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या हुआ है और हम किस पर बोल रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस बौखलाहट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब रिजल्ट तय करेंगे, विधानसभा के रिजल्ट तय करेंगे कि क्या हो रहा है। और जब से मेयर की लॉटरी निकली तब से तो बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। जी, चले, श्याम जी हमारे साथ इस वक्त हैं। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अभी जैसे चर्चा थी कि बाई इलेक्शन जो 2 विधानसभा सीट पे है उसका काफी इफेक्ट आएगा लोकल बॉडी इलेक्शन में, ऐसा लगता है आपको? योगेंद्र जी, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जी, चुनाव हो रहे हैं वो दोनों चुनाव ऐसे हैं कि वहाँ शहरी निकाय के चुनाव नहीं होते। ऐसी स्थिति में फर्क तो पड़ेगा, मनोबल तो निश्चित रूप से जीत हार का फर्क पड़ता है। बिल्कुल लगता है कि जिससे जो पार्टी जीतेगी उसके कार्यक्रम में ऊर्जा होती है थोड़ी। एक सीट
ये तो जीतेंगे ही नहीं है, तो समझौते में गई है तो एनडीए जीतेगा, इसलिए ये जश्न बनाए कि हम जीत रहे हैं, तो गलतफहमी होनी चाहिए। बीजेपी में निश्चित रूप से जिस प्रकार से नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उसके बाद वो पूरे स्वागत समारोह के लिए पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, ठीक कहा जा सकता है, लेकिन वो अपने नई कार्यकारिणी को बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कल बैठक बुला रहे हैं, बैठक बुला करके बात तो करेंगे वो, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशासनिक स्तर पर जब पहले उनके संगठन स्तर पर तैयारी नहीं हो रही है, बैठकें नहीं हो पा रही हैं, दोनों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में तालमेल की कमी शुरू से दिख रही थी। सोनिया गांधी जी ने कहा तो एक साथ बैठे वो, लेकिन ये बात सही है कि वो प्रशासनिक दृष्टि से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री फैसले कर रहे हैं, उससे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में जिस प्रकार से उन्होंने फैसला किया कि जमीन को जो हो रहा था, उसके अलावा उन्होंने फिर आज दिखेगा कि और फैसले भी कह दिए, सिंगल विंडो का कर दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे कि लोगों के वोट किस प्रकार से बटोरे जाए। ये वोटों की राजनीति तो निश्चित रूप से होगी, और जिस प्रकार से शहरी निकाय के चुनाव में लॉटरी निकली है, लॉटरी में प्रमुख शहरों में तो चुनाव हो ही नहीं रहा, जोधपुर में नहीं हो रहा, कोटा में नहीं हो रहा, जयपुर में नहीं हो रहा है, बीकानेर में हो रहा है, भरतपुर में हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है, बाकी छोटे छोटे शहर और कुछ नगर पालिकाओं के लेकर कुल 50 शहरी निकायों में चुनाव हो। और कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बनकर के वो बैठक करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब किस प्रकार से जो प्रभारी पहले बना रखे थे वो कुछ प्रभारी हटेंगे, और कुछ जो कि जयपुर वाले देवनानी जी फ्री हो गए तो उनको उदयपुर फिर दिया जा सकता है कि बहुत जिम्मेदारियां कल वो दे सकते हैं कि किस प्रकार से वार्डों के पार्षदों का चुनाव किस प्रकार से हो। उसके बाद में शहरी प्रमुखों का चुनाव तो बाद में होना है, अभी पहले तो होना नहीं है, इसलिए पार्षदों में किस प्रकार से जीत बोर्ड बनाने की दिलचस्पी निश्चित रूप से बीजेपी को रहेगी, क्योंकि शहरी पार्टी कहलाती बीजेपी और गाँव में, लेकिन भाजपा का इस तरफ तो संगठन की दृष्टि से तैयारी हो रही है, तो उनको होती है, उनको लग रहा है कि उपचुनाव होंगे, उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तत्काल बाद हम उस पर लग जाए, लेकिन कांग्रेस में अभी तक वो हलचल नहीं है। ये कहा जा सकता है कि संगठन की दृष्टि से जो कांग्रेस को काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है कि सचिन पायलट के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की और प्रदेश अध्यक्ष की, इसलिए फुल फ्रेश कांग्रेस को अध्यक्ष चाहिए। मैं वापस आपके पास में आऊंगा, ये तो बात तैयारी कर रहे हैं, एक बार उपेंद्र जी यहाँ पर जुड़े हैं, उपेंद्र की तैयारी से बात कर ली जाए, क्योंकि इसकी बड़ी बैठक कांग्रेस सितंबर में बैठक कर चुकी है, 11 नवंबर को बीएसपी की बैठक होगी, वो चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ अपना प्रभाव होता है वो अपना टिकट दे देती है, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम को लेकर के चुनाव से पहले बड़ा घमासान आप किस तरह से बिल्कुल निश्चित तौर से ये उपचुनाव जो हुआ है कल, इसके तुरंत बाद में जो रणनीति का दौर है शुरू होगा, इसका पहला स्टार्टअप चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर रणनीति बनेगी। लेकिन अब बात यह है कि ये जो चुनाव है वो लोकल मुद्दों को लेकर के है, तो यहाँ अब देखना ये है कि दोनों पार्टियों के बीच में स्थानीय मुद्दों पर भारी कौन पड़ता है। क्या कांग्रेस जनता के जो दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर मैदान में आती है, या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के साथ मैदान में आती है। फिर बात करते हैं राजस्थान के अंदर बेरोजगारी डेवलपमेंट को लेकर के, तो ये भी बड़े मुद्दे रहेंगे इस लोकल असेंबली के जो चुनाव है उनके अंदर। अब देखना है कि कौन किन मुद्दों को लेकर के अपनी तैयारी पूरी करता है और जनता के बीच में पहले कौन जाएगा। आगाज निश्चित तौर पर हो चुका है, अब बारी है तो मुद्दों को लेकर के है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी नहीं रहेंगे। चलिए, हमने बात मुद्दों की है, मुद्दों पे हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी के लिए कौन कितना तैयार है। चले, हमने बताया कि किसकी कब बैठक होगी, कौन क्या तैयारी करेगा। बड़ा इश्यू आता है कि आखिर चुनाव का आधार क्या होगा, यानी कि मुद्दे क्या हो सकते हैं। बीजेपी अपने पत्ते साफ खोल चुकी है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। सतीश पूनिया एक दिन पहले ही उन्होंने अपना बयान जोधपुर में दिया कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हमारा होगा। आर्टिकल 370 35A ये हमारा एक बड़ा आधार रहेगा, जिसके जरिए एक कलंक जिसे उन्होंने बताया
वो रिमूव किया उसको, और आज कश्मीर पूरी उसके साथ में है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। तो चलिए हम इसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं, और मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा श्याम जी के पास में। श्याम जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा 370 को रिमूव करना एक ही बात है ये, और बीजेपी इसको स्थानीय चुनाव में भी रखेगी, तो वास्तव में कुछ जनता राष्ट्रवाद को इतना तूल देगी या फिर लोकल इलेक्शन पे ध्यान देगी? देखिए योगेंद्र जी, विडंबना यह है कि शहरी निकायों में शासन किया है 5 साल तक बीजेपी के लोगों ने, और आज राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं अपने कार्यों को आगे ला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, इसका उनके प्रति नाराजगी है। केवल राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतना किसी भी मायने में ठीक नहीं कहा जा सकता। शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर के आपका क्या अलग अलग जगह का चुनावी घोषणा पत्र बनाए और उसके आधार पर चुनाव लड़े। आप फिर कह रहे हैं कि हम तो केवल विधानसभा का चुनाव भी उससे जीतेंगे, सांसद का चुनाव भी उससे जीतेंगे, और शहरी निकाय का और पंचायतों का चुनाव भी जीतेंगे। तो आखिर पार्टी ने काम क्या किया? लोकल स्तर पर कोई काम नहीं किया। ये नहीं कह सकते कि हमने इतने बड़े काम किए, ये सब काम किया, उसके आधार पर हम 5 साल फिर से जाना चाहते चुनाव में। क्योंकि आज चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने भी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी है। इसका मतलब मेरे को लगता है कि 21 से 24 नवंबर के बीच में चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान में होंगे, क्योंकि 24 तारीख को तो इनको गठन करना है, 27 नवंबर को है, 27 नवंबर से पहले गठन करना है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पहले 21 या को चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद घोषणा मतगणना होगी, फिर उसके बाद होगा, तो उनको लग रहा है कि 27 तारीख तक पूरे नवंबर में 49 जो शहरी निकाय हैं का निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर मान के चलता हूं, क्योंकि बीएसपी की स्थिति तो आज ही देखिएगा कि उनके राष्ट्रीय नेताओं का मुंह काला किया, गधे में बिठा करके घुमाया, तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होगी। बीएसपी तो बहुत कम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो भरतपुर के प्रभारी हैं पूर्ण परिणामी ने 7,40,000 का मांग करते हुए दोनों नेताओं से कहा कि तुम तो टिकट बेचते हो, और हमने मायावती की चुनावी सभा कराई, उसका पैसा नहीं मिला। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ बीएसपी का तो अस्तित्व अशोक गहलोत जी ने समाप्त कर दिया है राजस्थान में। अब बीजेपी को निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इजी नहीं है चुनाव जीतना, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सदुपयोग कांग्रेस करेगी और बीजेपी केवल आरोप लगाती रह जाएगी। और आरोप लगाने के बाद भी, क्योंकि शहर में जिस प्रकार का प्रभाव सतीश पूनिया जी का कितना रह पाता है तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सतीश पूनिया जी जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कितनी जल्दी स्वीकार उनकी पार्टी के लोग कर पाएंगे, सीनियर्स लोग उनको मान पाएंगे नहीं पाएंगे, एक थोड़ा गतिरोध बनेगा बीच में। मैं आऊंगा, वापस आ रहा हूं आपके पास में। सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सुशील जी, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, आपने 3 चुनाव जीते हैं, क्या मुद्दे रहे वैसे आप लोगों के? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा साफ है कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ है भी नहीं साहब, वो चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, और अब तो मेयर का भी चुनाव, मेयर का तो थोपे जाएंगे। लेकिन ये कोई सा चुनाव, इनके पास और कुछ जमीन पे काम किया नहीं ना। ले दे के जो दो लोग हैं, पहले कांग्रेस पे आरोप लगता था कि एक परिवार चला रहा है, अब ये 2 लोग चला रहे हैं पूरी पार्टी को, अमित शाह जी और मोदी जी, और वही पूरा उनका ही वहीं से एजेंडा तैयार होता है, और वहीं से एकदम जो नीचे बोला जाता है ना, वो उन्हीं की भाषा बोली जाती है। और राष्ट्रवाद के अलावा इनके पास कुछ है नहीं काम करने को, कुछ किया ही नहीं ना। लोकल तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से जो कह दिया वो मानना पड़ेगा आपको, और बुरी तानाशाही रवैये से काम कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन अब सत्ता में नहीं दे देंगे सीधा जयपुर में तो थप्पड़ मारा जो दिल्ली तक गूंज गई है, लेकिन इसका तो चुनाव नहीं हो रहे डर के मारे। नहीं वो अच्छा, हमने इनसे इन्हीं का था 64 से, इनके 64 पार्षद थे, हमारे पास तो कोई सामान था ही नहीं, इन्हीं के टूटे। तो अंदर खाने में आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है, अंदर तनाव बहुत तगड़ा है। और सतीश पूनिया प्रभारी थे उसके, हाँ सतीश पूनिया प्रभारी थे, धोखा खा गए। सतीश पूनिया प्रभारी थे, परिणामी जी भी लगे हुए थे, कालीचंद जी लगे हुए थे, और मेरे को भी उन्होंने कहा बोले सुशील को बच्चों का ड्रामा थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और तू क्या बच्चों की बात कर रहा है? जयपुर के अंदर तू बच्चों का खेल खेल रहा है? साहब हम तो बच्चे हैं, खेल खेल रहे हैं, टूटेगी बच्चे जीत गए और बुजुर्ग हार गए। तो ये यार तो कम से कम हमारी तरफ तो देख, तो क्या कर रहा है ये? एक आदमी कूद के आ गया तो क्या तुम बढ़ा लोगे उसको मेयर? मैंने कहा बनाए नहीं बनाए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि लोकल लेवल पर काम नहीं किया, और ये इनके लिए दुखदायी रहेगा। चलिए शील जी जवाब देंगे। शील जी, ये बात निकल करके आ रही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा
ठीक है, उसका असर है, अभी चुनाव में दिखा भी है, चुनाव उसमें आपने बाजी भी मारी है, लेकिन आम जनता चर्चा ये करती है कि आप विकास के नाम पे वोट मांगे, आपने क्या किया उस पर चर्चा करिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को कब तक भुनाते रहोगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद मुद्दा तो अपने आप ही बना देती है जनता, हमने तो कभी बनाया नहीं। अब देखिए, राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है आप लोगों का? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक राष्ट्रवाद को तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो बन गया। हर व्यक्ति समझता है कि राष्ट्रवाद जरूरी है, तो वो उसी पे उनको ये लगता है कि अजी ये लोकल चुनाव जो आप लड़ोगे, ये राष्ट्रवाद पे लड़ोगे ना, ये तय हो गया ना, लोकल काम पे नहीं लड़ोगे। नहीं, देखिए, मैं फिर बात जो इनका चुनाव तो बाद में है ना, इनका चुनाव बाद में नहीं है, इसलिए तो कैसे कहें, तो उदयपुर और भरतपुर वो जिताना है उनको। हाँ, बताओ। सबसे बड़ी बात जो अब तक जितने भी हमारे बोर्ड बने हुए हैं, वो अब तक चाहे नगर निगम जयपुर की बात छोड़ दीजिए, हालांकि सारे बोर्ड ये रहे, और उदयपुर की बात कर लीजिए, बीकानेर की बात कर लीजिए, कोटा की बात कर लीजिए, जितने भी जब भी हमारे बोर्ड बने वो सिर्फ काम के आधार पर बने हैं। और अब की बार वाला बनेगा वो राष्ट्रवाद के नाम पे बनेगा, अब काम के बाद नहीं बनेगा। फिर मैं कह रही हूँ ना, राष्ट्रवाद तो ऑटोमेटिक आ गया, अब इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ, अब मेरी बात, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान हमारे गोला फेंकेगा तो चाहे राज कांग्रेस करे या बीजेपी करे, हम जवाब देंगे उनको। समझ रही है ना? ये क्या समझ, भारतीय जनता पार्टी के राज है, कोई सेना लड़ रही है, कहने की जरूरत, कांग्रेस की राज है तो सेना नहीं लड़ी। अपने आप कर दिया ना, तो अब तक कितने अपने आप ही होती थी। कोई आप मेरे थप्पड़ मारेगा तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। ये क्या बात हुई कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक दूसरी कर दी, अब उसके नाम पे वोट मांगोगे? ये सेना के नाम पे कब तक लड़ते रहोगे? मेरी बात नहीं समझ, आगे बात तो समझो आप। ये सेना के राष्ट्रवाद के नाम पर आप मेरी बात, आप मेरे को ये बताओ, ये चुनाव आप जो लड़ने जा रहे हो, ये राष्ट्रवाद पे लड़ोगे, लोकलवाद पे लड़ोगे? हम नहीं बोल रहे ना राष्ट्रवाद, अरे दुनिया बोल रही है, बस देखो क्या है कि आपके फेवर में कोई नहीं बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, आपके फेवर में कोई नहीं बोलेगा ना, आपको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही, यही बात है। अच्छा, बोलने की आजादी आपको भी है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं, मैं कह रहा हूँ गली मोहल्ले पर चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा। जो पार्षद अब आगे वो भ्रमित कर देते, देखो हम ही बचा सकते हैं, नहीं हिंदुस्तान तो गुलाम हो जाएगा, पाकिस्तान अटैक कर देगा, वो वहां से बम मारे हैं, हम ही मार सकते हैं। जी इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, ये कोई पहली बार थोड़ी है सेना लड़ रही है, सेना के शौर्य पर कहां तक अपन राजनीति करते हैं? आप कांग्रेस के दम पे लड़ोगे या निर्दलीय? मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी बात करो ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अगर मुद्दा बीजेपी का होगा तो प्रभावित इनको भी तो करेगा। नहीं, ये तो अपने काम के आधार पर, मैं तो काम के आधार पर, मैं तो अजी बात 3 बार काम के आधार पर उनको राष्ट्रवाद प्रभावित नहीं करेगा, क्यों काम किए तो आगे आएंगे। तो राष्ट्रवाद से लड़ लो आप, तो राष्ट्रवाद आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं, मैं भी राष्ट्रवाद में हूँ। जो भी पार्षद लड़ेगा वो वहाँ की जनता, जो और ये चुनाव जनता ही होता है। अरे नेट टू नेट तो और छोटे कर दिए, अब 250 कर दिए, अब तो बिल्कुल नेट टू नेट एक वोट का फर्क पड़ेगा, 10,000 वोट ही रहेंगे, अब तो नेट टू नेट आएगा, एक वोट का फर्क पड़ेगा, जो काम करेगा वही जीतेगा, ये बात है। खींसर में पता चल रहा है इनको क्या नेट टू नेट क्या होता है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा उपेंद्र जी, मुद्दा हर इलेक्शन में होता है, मुद्दा ही होता है, वो चाहे गली का मुद्दा हो या बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो या फिर राष्ट्रवाद का हो, मुद्दा ही होता है। एक बार फिर निकाय चुनाव में बीजेपी की तस्वीर साफ है कि हमें राष्ट्रवाद के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सर, राष्ट्रवाद को इन्होंने एक तरह से जैसे गोद ले लिया है, जो हर वक्त जब भी चुनाव आते हैं उस गोद मुँह बच्चे के साथ ये खेलना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? हर आदमी के अंदर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। मैं देशभक्त हूं, आज यहाँ बैठे हुए कोई आदमी ऐसा नहीं है जो भारत के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करता है, उसके लिए लड़ता नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई, अभी दाबाई जी करी थी, हमने ये किया वो किया, आप ये बताइए 71 में हमने क्या किया? आपने नहीं किया, सरकार ने किया, मतलब हमारी सेना ने किया, सेना ने किया, सरकारें तो आती जाती रहती। किसकी सरकार थी बताइए आप? उससे पहले भी भारत पर हमले हुए। बात सुनिए, तो अब आप ऐसे, तो फिर आप ऐसे मत बोलिए 70 साल तक किया, आप ये मत बोलिए 70 साल किया, प्लीज काम किया तो फिर आप ये बोलना बंद कीजिए, फिर आप ये बोलना वाली बात आप कर सकते हैं, फिर आप ये बोलना बंद कीजिए कि 70 साल में आपने क्या किया। आप ये कहिए कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, आपने कौन सा भ्रष्टाचार कम कर दिया? कितना कम कर दिया? क्या कम कर दिया? पारदर्शी हो गया भ्रष्टाचार, मैडम पारदर्शी हो गया भ्रष्टाचार, तो इतना बढ़िया हो गया, अब इतना बढ़िया भ्रष्टाचार हो गया। इसलिए कुछ विदेश चले गए, इसलिए देखिए, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास विकास की बात नहीं है, आपके पास रोजगार की बात नहीं है। आज भी भारत की जनता गांव से लेकर के शहर के पिछड़े इलाके में सड़क और नाली को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रही है, रो रही है पूरे देश के अंदर।
नाली की व्यवस्था ढंग से नहीं है, पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है। चलो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप 6 साल का रिपोर्ट कार्ड बताइए कि आपने भारत के अंदर कितनी नालियां बनाई, नालियों की लंबाई नाप के बताइए। आप सड़कों की लंबाई नाप रहे हो, अरे सड़कें प्राइवेट प्रोजेक्ट में जा रही है, हाईवे बना रहे हो आप। चलिए, आप गांव में कितनी सड़कें बना रहे हो, आप गलियों में प्राइवेट में सबको जा रही है, रेल तक जा रही है प्राइवेट में। आप गांव गलियों में कितनी सड़कें बना रहे हो? अरे इन्होंने तो ग्रामीण गौरव का सब बना दिया है, बोल ही नहीं पा रहे। मैं देख रहा हूँ जयपुर को स्मार्ट सिटी बनते हुए, मुझे पता है जयपुर की क्या स्थिति हो रही है। 300 करोड़ रुपए की क्या बना? पिछले 2 साल से व्यापारी बेचारे बर्बाद हो गए। अब जांच करा लो ना आप तो अशोक परनान जी के काम की, पुराने वाले मेयर की। अजय वो तो जांच तो सारी कराते रहते हैं, ये हमारी कराते रहते हैं, हम इनकी कराते हैं। जांचों में क्या रखा है, जांचों में कोई लेना। चलिए, लेकिन मैं श्याम जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। मुद्दा चले, बीजेपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है उनकी अपनी। कहा भी ये जा रहा है कि 370 को फोकस करना है, 35A को फोकस करना। एक ट्रैक पकड़ लिया उन्होंने कि सफलता का गुरु मंत्र यही है, हमें इस ट्रैक पे चलना है। और विकास का जो काम किया इन्होंने वो सप्लीमेंट्री मान के चल रहे कि इसके साथ साथ चलेगा ये। लेकिन कांग्रेस, EWS या फिर दूसरा भी EWC या जैसे सिंगल विंडो सिस्टम है, पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं ये अभी इंडस्ट्री वाली, कुछ एक काट के रूप में देखा जाए इससे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ बीकानेर नगर निगम के चुनाव को लेकर के BD कल्ला सक्रिय हुए, उसके साथ भंवर सिंह भाटी भी हुए और रेलवे के महाप्रबंधक से मिलकर के लोकल समस्याओं को लेकर के वो तय करके आए हैं। अब वहां की समस्याओं को अगर कुछ कराने में सक्षम हो पाते तो चुनाव पे सीधा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इनके मंत्री सीधे तौर पर चुनाव में कूद रहे हैं। अब विश्वेंद्र कूदेंगे भरतपुर नगर निगम के लिए, और आपके सामने फिर भरतपुर और उदयपुर में भी इनके मंत्री हैं जो कूदेंगे दो एक। तो इसलिए इनके प्रभारी मंत्री के रूप में काम करेंगे और बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं और ये करने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास तो खाली संगठन है, उसको वोट मांगेंगे कि हमको वोट दे दो, जिता दोगे, तो हम कितने सक्षम हो पाएंगे सरकार से, राज्य सरकार से लेने में, क्योंकि राज्य सरकार सीधे तौर पर देने चाहेगी। इसलिए बीजेपी को जीतने में समस्या आएगी और बीजेपी कोशिश करेगी निश्चित रूप से संघर्ष करके अपने पुराने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि उनका तो आज भी पूरे लेकिन बीजेपी का एक जो प्रयोग है, अब पता नहीं कांग्रेस से अपने EWC वाले को इन सब चीजों को कितना भुना पाएगी, लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है, रणनीति है, वो नीचे तक इसी बात को लेकर के है कि हमें राष्ट्रवाद के मुद्दे को हाईलाइट करना है, आगे रखना है। तो वास्तव में मान सकते हैं कि अब तक का जो इनका ट्रैक रहा है बीजेपी का, कि हमारी सफलता की सीढ़ी यह रही है, तो उसको खारिज कैसे कर सकते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का चुनाव में तो आप लड़ोगे, कहोगे भी, क्या इसमें बड़े नेता भी आएंगे? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्या लोकल चुनाव में प्रचार करने आएंगे? क्या वो कभी नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको आई थिंक मुख्यमंत्री भी शायद कहीं को सभा नहीं करते हैं, मंत्री वगैरह नहीं, मुख्यमंत्री तो क्योंकि कर लेते हैं आजकल, तो क्योंकि जो उसका मुख्यमंत्री होता है तो वो तो कोशिश करता है कि कहीं कर ले। बाकी पता नहीं अब, क्योंकि पैटर्न की रहा है कि अपने बड़े सभाओं को लेकर के मुख्यमंत्री कोशिश करता है कि अपने नुमाइंदों को भेज करके अपना संदेश दे दे। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान में जो 49 शहरी निकाय के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से वो दिशा देंगे, आगे पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हलचल पैदा करेंगे। इसलिए पहले बीजेपी के पास संगठन महामंत्री चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास कमी देखी गई, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, तो वो अब क्योंकि अपनी नई कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो तो मुझे लगता भी नहीं अभी बनेगी, क्योंकि इनके यहाँ पे दिसंबर में इलेक्शन ड्यू है, शायद नवंबर या दिसंबर में, तो इसलिए उसके बाद ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने संगठन के रूप में तैयारी करके ये पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव लड़ेंगे करेंगे, क्योंकि पन्ना प्रमुख फ्यूचर में तो नहीं लड़ पाया, पन्ना प्रमुख गायब रहा, क्योंकि उनका तो दूसरा सिस्टम चल रहा था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नागौर में जिस प्रकार से इनसे छीनी, कांग्रेस ने छीन ली, इनके पहले बीजेपी की थी, वहां पर कांग्रेस की होगी, तो इसलिए सत्ता का निश्चित रूप से प्रभाव देखने को चुनाव में मिलेगा और बीजेपी कोशिश करेगी अपनी इज्जत को बरकरार रखने की। पहले जितने इनके बोर्ड है वो रह जाएं, क्योंकि बहुत जगह बोर्ड बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या काम किया, क्योंकि ये सब पार्षदों को बदल देंगे, ये तो निश्चित है कि जो पुराने पार्षद है उनको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के कुछ केसेस खुले। अब कांग्रेस का तो पकड़ा ही गया है, जयपुर में सुमन गुजर अंदर है, वो अंदर गई है, तो इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि निश्चित रूप से एक नया दिशा तो देगी। अगर बीजेपी
अपने चुनाव जीतने में सक्षम होती है तो सतीश जो पूनिया है वो आगे पंचायतों के चुनाव में प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे, उसी से पता लग पाएगा, उससे दिक्कत आएगी। हाँ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा राजपुरोहित जी। काट की अगर बात की जाए तो राष्ट्रवाद का कुछ काट है कांग्रेस के पास में फिलहाल, क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है कि कांग्रेस आपसी अभी गतिरोध में फंसी हुई है। इन्हीं की पार्टी के नेता डिप्टी सीएम से लेकर के कई मंत्री इस बात को लेकर कह चुके हैं कि हाइब्रिड सिस्टम से करप्शन फैलेगा, इस पर वापस सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, राष्ट्रवाद कोई किसी पार्टी का अधिकृत मुद्दा नहीं है, पूरे देश की भावना से जुड़ा हुआ है। इसमें चाहे कोई भी पार्टी होगी वो तो मुद्दा बीजेपी का है। यहाँ बात कांग्रेस में इंटरनल डिफरेंसेस इतने हैं। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद, मैं नहीं हूँ कि राष्ट्रवाद, मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी तो मुख्यमंत्री काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ। अब केवल बीजेपी के लोग ही राष्ट्रवादी हो जाए और वो जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने विधानसभा के अंदर श्री राम का नारा लगा ही दिया था 3 बार, तो इसलिए वो जवाब देने के तैयार रहते। देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सीधे तौर पर बाहर प्रहार करते हैं प्रधानमंत्री में, बाकी नेता तो इनके कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए अपने प्रदेश में तो अपनी लाज बचाएंगे ना, वो ये कह करके कि मैं देखिए देश में कि प्रधानमंत्री पे प्रहार करने वाला अकेला व्यक्ति हूँ, इसलिए शहर को तो विकास देने वाला हमारी सरकार है, इसलिए हमको वोट देके जीताओ। यही बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपना समझ रही है, ये उनकी भूल है। कांग्रेस को उस मुद्दे को, सुनिए बात को, सुनिए, कहाँ डर रहे हैं, तो आप लोग बदनाम कर रहे हैं उनको। अब बात यह है कि कांग्रेस को यहाँ पर डिफेंस में आना चाहिए और बिल्कुल राष्ट्रवादी के मुद्दे पर पैरेलल चलना चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद का मुद्दा जो एक तरफा बना हुआ है वो कहीं न कहीं जनता का समझ में आएगा कि राष्ट्रवाद खाली भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के आम आदमी का मुद्दा है, जिससे कोई छिपा हुआ नहीं। अब बात आती है कांग्रेस के पास बहुत सारी संभावना है जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जाने की, विकास के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सी बातें हैं जिनको कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना सकती है और राष्ट्रवाद के मुद्दे को पैरेलल चला सकती है कि भाई हम भी राष्ट्रवादी हैं, बताइए हमने कौन सा अपराध कर दिया, हम कौन सा पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, हम कौन सा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और राष्ट्रवाद के मुद्दे को साथ में लेते हुए विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उद्योग का जो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा भविष्य है उस पर कांग्रेस पार्टी को फोकस करना चाहिए। यानी कि भटक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुद्दों पर भटक रहे हैं। हाँ, 3.5 लाख करोड़ के जो MOU हुए थे वो तो 10% ही सफल नहीं हो पाए ना योगेंद्र जी। अगर मुद्दा आएगा तो फिर इनके विकास की पोल खुलेगी कि आपने जो वादे किए थे, जो किए थे, वो धरातल पे नहीं आ पाए। आपने 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वसुंधरा जी ने, धरातल पे 2.5% ही है। कुछ गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, नहीं गिनाने के लिए कुछ आपको राष्ट्रवाद को पेटेंट करा लिया गया आपने। बात कर रहे थे राष्ट्रवाद पेटेंट हो गया क्या आपके लिए? दूसरा राष्ट्रवाद की बात नहीं करेगा, हम ही करेंगे खाली राष्ट्रवाद की बात। पिछले 1 साल में ये क्या बात हुई? दूसरा राष्ट्रवाद की बात करें तो आप ये कह देते हो ये तो हमारा मुद्दा है। अरे हमारा मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है भाई। राष्ट्रवाद तो है ही, हम देश के लिए तो सारे के सारे एक है। आप तो ये बताइए कि आप इस नाम से आप घबराते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अरे हम नहीं घबरा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, 370 का और 35A का बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन इसकी ठेकेदारी आपकी थोड़ी हो गई, ये देश के लिए काम हुआ है। तो आप और अब इसका आपका पेटेंट हो गया कि दूसरा इसका नाम नहीं लेगा। एक बार बोलो, हमने किया, अब दूसरा कर ही नहीं सकता। दूसरा कांग्रेस बार बार याद करा रहे हो, बार। अरे हम इसलिए याद करें, आपके लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये पेटेंट आपका करा लिया कि राष्ट्रवादी तो हम ही है और जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। जी चलो सुशील जी, आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, मैं तो ये बात जानना चाहता हूं कि देखिए क्या है सब राजनीति में, कोई भी कहे कि नहीं साहब वो तो सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा सिद्धांत, झूठी बातें हैं ये, बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे नेता हो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, कि मुझे चुनाव जीतने के लिए कौन सा पैटर्न काम लेना चाहिए, मैं किस ट्रैक पे चल सकता हूं, जैसे जिसकी क्षमताएं हैं। बीजेपी की क्षमताएं राष्ट्रवाद को लेकर कहने की, मैं पब्लिक के बीच की बात जानना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद के रूप में लोकसभा का चुनाव जीते और अब जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें राष्ट्रवाद का इश्यू चल रहा है, हरियाणा महाराष्ट्र में भी काफी कुछ रहा,
पब्लिक के बीच में कैसी चर्चा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। बिल्कुल पब्लिक के बीच में चर्चा है कि देखो ये आदमी काम करने वाला है, काम तो करता है, लेकिन देश के भी फेवर में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बड़ी बात है। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक कर, इन्होंने अभी कर दिया ना, सर्जिकल 2 कर दिया हमने, अभी रात को ही कराया इन्होंने। इन्होंने नहीं किया, सेना ने किया, जनता इस बात को भी समझ रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि एक पेटेंट कर लिया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देशभक्त है, बाकी सारे तो चोर है, बाकी सारे तो भ्रष्ट है, तो देश की है, सरकार की थोड़ी रहती है। अब करे क्या इसका और ये भावनात्मक मुद्दा, मैं आपको सही कर रहा हूँ योगेंद्र जी, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से जीतेंगे चुनाव, जीतेंगे तो जितनी भी कोशिश करेंगे भावना भड़का के, भावना तो हिंदू मुस्लिम हो जाए, देश की वो हो जाए, सर्जिकल चले, लेकिन जब मालूम है कि मैं सामने जा रहा हूं और सामने से मुझे पत्थर कोई मार सकता है, तो बचाव करने के लिए दूसरी पार्टियां भी तो तैयारी कर रही हैं। अभी बात ना इन्होंने कहा पैरेलल आप भी राष्ट्रवाद पे आ जाओ भाई, क्या दिक्कत आ गई, आप भी कांग्रेस की स्थिति तो कमजोर इसलिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष पूर्णकालिक नहीं है, इसलिए पूर्णकालिक प्रदेश का अध्यक्ष जब कांग्रेस को मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी आपस में निपट लेंगे, खुद निपट लेंगे। सत्ता और संगठन में जिस प्रकार से प्रभावी भूमिका संगठन की रहनी चाहिए, वो संगठन की भूमिका इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री तो काम कर रहा है और उप मुख्यमंत्री साथ में अपने विभाग का तो काम कर रहा है, लेकिन संगठन का काम चूक जाता है। संगठन का काम जिस पर तेजी से होना चाहिए, जो प्रदेश की बैठकें होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। होंगे भी इलेक्शन नजदीक आएगा, वैसे से मुझे लगता है। मैं मान के फिर तो इसका मतलब तो पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए, इसलिए कांग्रेस को निर्णय करना चाहिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाया। सबसे बड़ी कमी यही है कि कांग्रेस में निर्णायक स्थिति नहीं है, ये लोग निर्णय कर लेते हैं क्योंकि होगा जिसका देख लेंगे, तो इसमें रिस्क लेने की क्षमता है, ये बात तो देखिए, रिस्क ले लेते हैं, होगा जो देख लेंगे। नोटबंदी में क्या था, रिस्क लिया था, जीएसटी लगाई तब रिस्क लिया था, तो ये रिस्क कांग्रेस का प्रस्ताव था। अरे प्रस्ताव तो कांग्रेस ने रिस्क ले लिया, लागू ये कर देते हैं ना, आधार हमारा ही था, लागू इन्होंने करे, रिस्क ले लिया। ये कांग्रेस के गुण गाना शुरू कर दिया, इसका मतलब सुशील जी कांग्रेस में जा रहे हैं। नहीं मैं तो कांग्रेस की, मैं तो सिद्धांत से 30 साल से कांग्रेस ही रहा हूँ साहब, लेकिन मेरा कहने का मतलब टिकट वो इसलिए नहीं, ईमानदार बड़े आदमी को नहीं देते हैं टिकट, ये बात है, काम करने वाले को नहीं देते, नहीं वो एमएलए इसलिए टिकट नहीं देते पार्षद को, ये शीला भाई बैठे हैं, आप दोनों जिम्मेदार बैठे हैं कि यदि किसी पार्षद को इसलिए टिकट नहीं देते कि वो 2-3 बार चुनाव जीत जाए तो एमएलए की दावेदारी शुरू कर देगा, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को देते ही नहीं है वो टिकट, वो ऐसे को लाते हैं जो हमारी चमचागिरी करता रहे, हमारे नीचे काम करता रहे। सुशील शर्मा वो करते नहीं है, मैं तो नहीं करता था, मैं तो जनता का काम करता हूँ, जितनी चमचागिरी नेताओं की करूंगा उससे जनता की कर लूंगा। चलो सुशील जी, मेरा एक छोटा सा सटीक सवाल है आपसे, आप क्योंकि जनता के बीच रहते हैं, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं आपको। राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे ईडब्ल्यूसी का मामला हो, कोई भी हो, क्योंकि अगर कांग्रेस भी आपके सामने लड़ेगी और बीजेपी भी आपके सामने लड़ेगी, अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो दोनों को आपको फेस करना है, दोनों अपनी ताकत इस रूप में दिखाएंगे जनता के बीच। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद या 7 जातियों को आरक्षण का इश्यू या उद्योग नीति, कुछ भी जो भी सरकार कहेगी कि किसानों ये सारे जो आपने नाम लिए ना, हाँ, मैं वो जानना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल लेकिन गली में क्या चलेगा, गली में क्या चलेगा, गली में स्टेट को प्रभावित कर सकते हैं, मेरे वार्ड को, मेरी गली को नहीं करेंगे। बाद चुनाव होने 6 महीने तो होने ही नहीं, 6 महीने और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मेरे जब भी चुनाव होंगे लोग इस बात को लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान का अटैक करिए, कांग्रेस भी बहुत बढ़िया है, मैं तो लिया ही सब कर रही है, लेकिन हमारा काम रात को 12 बजे फोन करते हैं, रात को 12 बजे फोन करते हैं तो हमारा फोन अटेंड कर लेगा क्या पार्षद, वो हमारे कहने पे आ जाएगा क्या? मैंने कहा गली की राजनीति क्या, गली की राजनीति है, काम करने वाले व्यक्ति को वोट मिलेंगे, और यही कमी है इन पार्षदों को। मैं कई बार कहता भी हूं सदन के अंदर भी कि आप ये सारा काम छोड़ो, जनता का काम करना शुरू कर दो, आपका जो काम है वो करो, आप बड़े नेतागिरी मत पढ़ो, वो आप बड़ी बातें मत करो। शील दवाई जी के पास जाना चाहूं। शील जी, क्या लगता है आपको कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हर जगह आप लोगों को पास करा पाएगा? क्योंकि यहाँ गली का चुनाव है, गली में लोगों को सीवरेज उनकी साफ होनी चाहिए, सड़क बनी हुई होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें ठीक हो, उनका पार्षद उनका फोन पिक्स कर सके, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सके, ये सब चीजें चलेंगी? या फिर आपका जो अपना एक दाव अब तक खेलते आ रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? आप जो कह रहे हो सही है कि जनता इतनी होशियार हो चुकी है और धोखे भी खा चुकी है और एक्सपीरियंस भी जनता को इतने हो चुका है, वो वही व्यक्ति को चुनेगी वो जो उनको एक कॉल पर हाजिर हो जाए, जो उनकी समस्याओं को सदन में उठाए और इतना ताकत भी रखता हो, ताकत के दम पर उस काम कराने की भी हिम्मत रखता हो, जनता उसी को चुनेगी। और बाकी ये सब सेकेंडरी चीजें जो आप बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है। हाइब्रिड सिस्टम वाले का क्या कहना है? हाइब्रिड सिस्टम पे बीजेपी को फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? बीजेपी देख रहे कैसी कर लो, हम तो जीत ही रहे। देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन होता तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इनडायरेक्ट हो रहा है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ा, और हाइब्रिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम किया, काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी का वोट। अब ये राष्ट्रवाद की जगह काम के नाम पे वोट मांगेंगे। हो गया। सबसे आखिरी सवाल है मेरा, भूपेंद्र जी, ये
कहा जाता है कि गली का चुनाव है, इसमें कहा भी यही जाता है कि स्ट्रीट लाइट आपकी, स्ट्रीट सीवरेज ठीक हो, स्ट्रीट रोड आपकी ठीक हो, यानी कि स्ट्रीट गली गली मर गए, गाय मर गई तुरंत हटे है, तो उसको तो वही चाहिए मेरी गली में। इस चुनाव में देखिए राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, इसमें कहीं को डाउट, वो तो कोई दो राय पक्का है, जो सभाएं होंगी, हाँ चर्चाएं होंगी और राष्ट्रवाद पाकिस्तान को मार लिया हमने, देखो बम फोड़ दिया है हम तो गली के चुनाव गली में कुत्ता उठाया कि नहीं, बिल्ली उठी कि नहीं, बारी निकली कि नहीं, लाइट ठीक हो रही है कि नहीं, अरे तो वही काम है उन गलियों का। उन गलियों में पाकिस्तान को थोड़ी मालूम है, गली में पाकिस्तान को थोड़ी मालूम है, गली में पाकिस्तान को पाकिस्तान को वहां मारो बॉर्डर पर। देखिए सुशील जी, जी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति गली की चौकी से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। हिंदुस्तान की राजनीति गली की चौकी पे बैठकर उसकी रणनीति तय करता है कार्यकर्ता और आम लोग, की दुकान पर और वो नहीं, ये चुनाव वो अपने ये चुनाव का भी एक अपना अलग अंदाज है और हवा भी बदलते हैं, वो अपने पार्षद और पार्टी के प्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो लोकल बॉडी के चुनाव है वो निश्चित रूप से यहां पर जब चर्चाएं होगी गली के अंदर, तो वहां चर्चा 370 की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, लेकिन वोट वहां मिलेगा गली काम करेगा, गली की नाली को लेकर। तो कुल मिलाकर के होना भी यही चाहिए कि आपका जनप्रतिनिधि आपके तराजू में तुला हुआ होना चाहिए, यानी कि जो भावनाओं के साथ आपने वोट डाला वो उसका रिटर्न आपको दे, यानी कि काम करे, जनता के प्रति उसकी जवाब दे। हमारी अपील यही है। खैर लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे चीजें बहुत सारी सामने आएंगी। फिलहाल तो हम तैयारी को लेकर के कि तैयारी किसकी क्या है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और मुद्दे क्या रह सकते हैं उनकी संभावनाओं पे भी हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे अतिथियों का भी और दर्शकों का भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।